वेलकम टू टैक्स मास्टर क्लास। आप देख रहे हैं फाइनेंस बिल 2021 जिसको आप फेडरल बजट 2021-22 कहते हैं। और जो है हम जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं वो एफबीआर की वेबसाइट पर अवेलेबल है। और जो मुख्तलिफ चेंजेस हुए हैं सेक्शन वाइज, क्योंकि कानून जो है वो नंबर वाइज जो है जिनको सेक्शंस कहते हैं वो अरेंज होता है, और चेंजेस भी उसमें जो है सेक्शन वाइज होती हैं। जो 4 फेडरल कवानीन है, कस्टम एक्ट जो आप देख रहे हैं, उसके अलावा फेडरल एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और सेल्स टैक्स एक्ट, इन सारों में जो चेंजेस हुई हैं वो फेडरल गवर्नमेंट ने किए फेडरल बजट में। और जो पंजाब की चेंजेस हैं, पंजाब का बजट है, वो पंजाब की असेंबली ने किए हैं। तो हम बात कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट की, और ये सीरीज ऑफ वीडियोस हैं, तो आप इसको पार्ट 1 समझ सकते हैं। शॉर्ट वीडियोस हैं ताकि आप देखते जाएं कि क्या चेंजेस। तो हम देखते हैं जी, कस्टम एक्ट 1969 का कानून है। पाकिस्तान में जो चीजें इन होती हैं उनसे रिलेटेड, और जो चीजें आउट होती हैं उनसे रिलेटेड ये कानून है। खास तौर पे जो चीजें पाकिस्तान में इंपोर्ट की जाती हैं उसके वजह से। तो ये जो है मुख्तलिफ इसके सेक्शन है। क्लॉज 2 है, ये उसके स्पेसिफिक पार्ट है। इसमें जो अमेंडमेंट है उसका मकसद ये है कि कुछ मजीद मास्टर बिल, लैंडिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी डॉक्यूमेंट में शामिल कर दिया जाए। साथ साथ ये बताता जाता हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इवन जो प्रॉपरली भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन बड़ी कम होती है। तो इस तरह लोग जो है गवर्नमेंट को टैक्स के मामले में, यानी कस्टम ड्यूटी उसको कहते हैं, कस्टम ड्यूटी के मामले में बेवकूफ़ बना सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का इदारा जो है, कस्टम्स का जो इदारा है जो एफबीआर के अंडर आता है, कस्टम्स का जो इदारा है वो उतना ही मजबूत है जितना उसका कानून है। अगर कानून में कोई बात नहीं लिखी और आज आप इन अमेंडमेंट्स में देखेंगे तो वो काम फिर कस्टम ऑफिसर, कस्टम कमिश्नर, कस्टम का ट्रिब्यूनल नहीं कर सकता। फिर अगला क्लॉज है, उसमें कहता है कि उसको डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक असेसमेंट हो सकेगी और लीगल कवर मिल सके इन असेसमेंट्स को कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के मुताबिक। बेसिकली पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि जो गुड्स आते भी हैं और जेन्युइनली लोग मंगाते हैं और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल है या फिनिश्ड गुड्स हैं, उनको कई महीने लग जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है ना फास्ट करने के लिए कानून में अक्सर चेंजेस की जाती हैं। ये वाली अमेंडमेंट भी इसीलिए। उसके अलावा जो अगला है वो कहता है कि जी वेसल इंटीमेशन रिपोर्ट, वेसल से यहाँ मुराद शिप है, जो बैरी जहाज आता है वो कौन सा बैरी जहाज आने लगा है तो उसकी भी रिपोर्ट बनी है। तो आप देख रहे हैं कि वो लोग कस्टम्स का इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन भी इम्प्रूव कर रहे हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक भी बना रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान सिंगल विंडो PSW का कानून भी बन चुका है, जिसमें यह होगा कि कस्टम के अलावा 45 और इदारे भी हैं जो बाहर से आने वाले सामान या एक्सपोर्ट का जो चीजें हैं उनको डील करते हैं। तो उन सारों को एक ही पोर्टल पे ले आया जाएगा, जैसे आयरस में या सेल्स टैक्स में है। आयरस में ये है कि इनकम टैक्स के जितने भी मामला है वो एक ही पोर्टल पे। आगे चलते हैं जी, क्लॉज में इसमें कह रहा है कि ओनर ऑफ गुड्स को बताया जा रहा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से, ताकि जो लिटिगेशन यानी कानून में अदालत चले जाते हैं लोग कि तो मेरे गुड्स थे या मेरे गुड्स नहीं थे, तो उनको इसी स्टेज पे कर दिया जाए। अब ये जो अमेंडमेंट है वो क्या है, वो ये है कि ये जो क्लॉज है इसके जो है इसमें तब्दीली लाई जा रही है। यहाँ पर इन नोट्स में आपको ये बताया जा रहा है, जो तब्दीली के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वो फाइनेंस बिल 2021 में लिखे हुए हैं, और वो चूंकि टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है और गैजेट ऑफ पाकिस्तान में प्रिंट होता है, सॉरी वो बिल अभी फिर जब एक्ट बन जाएगा तो गैजेट में होता है, तो उसमें वो टेक्निकल है, वहां से आपको समझने के बेहतर आपको ये डॉक्यूमेंट है। बाकी सेलिएंट फीचर का भी एक डॉक्यूमेंट मिलता है एफबीआर की वेबसाइट पर। जब आप फाइनेंस बिल 2021-22 को क्लिक करेंगे 3 डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, तो उसमें से सबसे यूजर फ्रेंडली ये है। तो इसको फिलहाल ये देखें, यहाँ वो वर्ड्स तो आपको नजर नहीं आ रहे लेकिन इसका मतलब आपको समझ आ रहा है। कल को जब आप टैक्स 2022 अब शुरू हो जाएगा 1 जुलाई से, उसके लिए ये अमेंडमेंट्स हैं टैक्स ईयर 2022 के लिए। तो आप फिर इन वीडियो को कंपेयर कर सकते हैं जो एक्चुअल लॉ आएगा। अगली जो अमेंडमेंट है उसमें वो कह रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं रिटेलर फाउंड इन पोजेशन ऑफ स्मगल्ड गुड्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बेसिकली
जो कस्टम एक्ट है उसमें कवानीन और सख्त कर रहे हैं, यानी बेसिकली क्रिमिनल कवानीन वाली पावर्स दे रहे हैं कस्टम वालों को उन रिटेलर्स के खिलाफ। वो लोग जो स्मगल करके गुड्स लाते हैं, स्मगल गुड्स का मतलब ये होता है कि जो वो प्रॉपर कस्टम ड्यूटी पे करके या कस्टम एक्ट या कस्टम के जो डेजिग्नेटेड पोर्ट्स हैं, ड्राई पोर्ट जैसे जो लैंड जमीन पे पोर्ट बने हुए हैं जैसे लाहौर में है, पेशावर में है, या फिर सी पोर्ट जैसे कराची में है या गवादर में है, तो उन सब पोर्ट्स के हवाले से जो हैं वहां से अगर सामान आए तो ऑब्वियसली उस पर टैक्स भी पे किया जाता है, उसके पे सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और डॉक्यूमेंटेशन होती है। अगर गवादर के अलावा बलूचिस्तान में किसी और एरिया से, केपी में कहीं और एरिया से, और इवन इंडिया में किसी और एरिया से आ रहा हो जो पोर्ट के थ्रू ना हो, तो वो स्मगल्ड गुड्स होता है। और रिटेलर्स नॉर्मली इनकरेज, उनको फायदा ये होता है कि चीज लाए और उन्हें फौरन बेच दी। जब कंज्यूमर घर चला गया, कंज्यूमर वो चीज लेके, तो एक तरह से कंज्यूमर को लॉ में प्रोटेक्शन है कि उसने अगर कोई चीज प्रॉपर पैसे दे के ली है तो फिर शायद कानून उसको तंग ना करे। लेकिन रिटेलर के पास अगर स्मगल्ड गुड्स मिल जाते तो कस्टम एक्ट में भी चेंजेस करके उसको कहा गया है कि कस्टम वाले फिर उससे ले लेंगे ये चीजें, और ये चीजें कानून में डालना जरूरी है, वरना कानून के बगैर वो कर नहीं सकते। फिर क्लॉज 2.2 में वो कहता है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल न्यूक्लियर डिटेक्शन आर्किटेक्चर बनाया जा रहा है, क्योंकि जैसे आपने सुना होगा कि पिछले दिनों एक आम आदमी के पास इंडिया में यूरेनियम, जो एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए, वो मिला। तो अगर कोई पाकिस्तान में इस तरह की जो है यूरेनियम लेके फिर रहा होगा तो उसको एफआईए वाले कस्टम वाले पकड़ तो सकेंगे, लेकिन उसको प्रॉपरली हैंडल करने के लिए एक नया डिपार्टमेंट या ओहदा बनाया जा रहा है डायरेक्टर जनरल का। और ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हम चूंकि मेंबर हैं, याद रखें कि कोई भी मुल्क अलग से नहीं होता, कम्युनिटी ऑफ स्टेट्स और कंट्रीज के, बाकी कंट्रीज के साथ मिलके चलना होता है। तो ये उस चीज़, और उस हवाले से उन्होंने वो स्मगलिंग, न्यूक्लियर उसकी स्मगलिंग को रोकने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। जो चीज़ भी रेलेवेंट हो रही है और कानून में कमी है वो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये जो है क्लॉज 235 है, वो कहता है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मरीन जो है ना, एक नया इदारा बनाया जाएगा और उसका मकसद होगा एंटी स्मगलिंग एक्टिविटीज को रोकना सी पे। तो मेरा अंदाजा भी है और यहाँ से नजर भी आ रहा है कि बेसिकली नेवी को इन्वॉल्व किया जा रहा है कस्टम वालों के साथ, जैसे अक्सर आर्मी को इन्वॉल्व किया जाता है रेस्क्यू के लिए, और मे भी शायद एफआईए भी यूज कर सके या गवर्नमेंट भी उनको कर सके, लेकिन यहाँ बड़ा क्लियरली है। तो अच्छी बात है, एक स्पेशलाइज्ड इदारा है नेवी, तो वो लोग बेहतर जानते हैं कि लोग कैसे स्मगलिंग करते हैं। तो ये वो डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है जिसका लिंक मेरे ख्याल से नेवी के साथ होगा, और अच्छी बात है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कानून जो है मुख्तलिफ, नेवी जो पाकिस्तान नेवी है उसका अपना कानून है और उसके अपने रूल्स रेगुलेशन है, उसको कस्टम के साथ लिंक किया जा रहा है। आफ्टर ऑल सारे गवर्नमेंट के इदारे हैं। फिर है जी सीक्स टू अमेंड, ये जो अगला है, हम आ गए दूसरे पेज पे। सेक्शन 12 को यूनिफॉर्मिटी और क्लैरिटी में लाया जा रहा है पब्लिक बॉन्डेड वेयरहाउस लाइसेंसेस के साथ, और आगे भी 2-3 सेक्शंस में आप पढ़ेंगे। बॉन्डेड वेयरहाउस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा स्टोरेज किया कमरा, जगह, स्टोर कह ले, गोदाम कह ले, जहां पर जो भी सामान इन आउट हो रहा है उसके ऊपर बॉन्डेड यानी कि मोहर लगाई जाती है। और पब्लिक का मतलब है कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है और उसके अंदर गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट लोगों का भी जो सामान इंपोर्ट हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि इस अमेंडमेंट से ये होगा कि क्लैरिटी आ जाएगी कि पब्लिक बॉन्डेड वेयरहाउस लाइसेंस किसको मिल सकता है, और आने वाले दिनों में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए हो सकता है कि एक आपका छोटा कारोबार हो और आप पूरा वेयर हाउस नहीं ले सकते, लेकिन यह है कि अगर 5, 10, 15, 50, 100 स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिलके लेंगे तो इस तरह करके वो चीज़ आपको उसमें यूनिफॉर्मिटी और क्लैरिटी ला रहे हैं, क्योंकि पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस जो है मुख्तलिफ जगहों को बनाया जा सकता है ताकि
جیسے جیسے چیز امپورٹ ہوتی ہے، اگر کھانے کی چیز ہے یا اگر کوئی شیشے کی چیز ہے یا اگر نارمل ڈیوریبل چیزیں بھی ہیں، تو وہ پراپر ویئر ہاؤس میں پڑی رہے، اور ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جب جائیں گی تو بجائے کہ ٹرک اور ان آتھورائز جگہوں پر رکھیں، پراپر جگہوں پر رکھیں گے تو اچھی کوارڈینیشن ہو جائے گی۔ اسی طرح کلاس 2.5 کہتا ہے کہ جو سیکشن 12 کے بعد 12A ایڈ ہو رہا ہے، اور اس میں جو فیوچر انیشیٹو ہوگا، یہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ گورنمنٹ نے، کیونکہ دیکھیں بار بار قانون میں چینج کرنا، قانون یہ فائنانس بل کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، پلس دوسری بات ہے کہ یہ ایک شارٹ سائٹڈنس کی بھی نشانی ہوتی ہے، یعنی کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے 6 مہینے، سال بعد یا ایون 2 سال بعد اپنی حکومت کے آخر میں کوئی چیز لانچ کرنی ہے، تو اس کا قانون ابھی سے بنا دے تاکہ اس کی لانچنگ بھی ایزی ہو جائے، پھر اس وقت جو مختلف قوانین میں چینجز کریں گے اور وہ چیز جو ہے ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکے گی، تو گورنمنٹ کی ایگزیکیوشن پہ ہی تو کوشچن مارک ہے۔ گورنمنٹ کی کسی بھی گورنمنٹ کی نیت پہ بھی وہ نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ پبلکلی بھی اور پرائیویٹلی کبھی یہ نہیں کہتی کہ ہم لوگوں کے نقصان کے لیے آئیں، نیت پہ بھی شک نہیں ہے، ان کے جو مینیفیسٹو ہے اور ان کا جو ایجنڈا ہے اس پہ بھی شک نہیں ہے، وہ بھی بڑا کلیئر ہوتا ہے۔ کوئی بھی گورنمنٹ ہو تو انہوں نے ساری باتیں اپنی پالیسیز ڈکلیئر کی ہوتی ہیں، ایگزیکیوشن پہ ساری دنیا میں ساری گورنمنٹس، ایون امریکن گورنمنٹ ہو گئی، وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی، اس پہ سوالیہ نشان اٹھایا جاتا ہے مختلف ایگزیکیوشنز پہ کہ یہ کام ابھی تک کیوں نہیں ہوا، یا یہ کام اگر ہوا ہے تو اتنے پیسوں میں، زیادہ پیسوں میں کیوں ہوا، زیادہ بجٹ کیوں لگا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ 12A میں فیوچر انیشیٹو جو ہے نا وہ ویئر ہاؤسنگ کا ہوگا، اور اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو which are unable to import full container load، جس کو FCL کہتے ہیں، آپ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ جو ہے وہ ٹیکس کے یا وہ لا کے یا اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کسی طریقے سے ہوں گے، پریکٹس کر رہے ہوں گے، اسٹوڈنٹ ہوں گے، سیکھ رہے ہوں گے، تو یہ ٹرمینالوجی ہے فل کنٹینر لوڈ FCL جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور یہاں دیکھنے سے ہی پتہ چل جائے گا آپ کو۔ تو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز چونکہ اتنی لارج کوانٹٹی میں چیزیں نہیں منگاتے، تو وہاں پہ فیوچر انیشیٹو شاید ایسا ہو کہ کامن بانڈڈ ویئر ہاؤسز ہوں، جو ملٹیپل، جیسے میں نے اوپر کہا کہ ملٹیپل اسمال بزنسز کو فیسیلیٹیٹ کریں، تو اچھا انیشیٹو ہے۔ اور اسی طرح جتنے بھی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز والے لوگ ہیں ان کو اب اسمگلڈ گڈس کی بات چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ جو چھوٹے کاروباری لوگ ہیں وہ اکثر جو ہے نا گڈس اسمگل منگاتے ہیں، کیونکہ جی گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ بھی نہیں کر رہی، اور گورنمنٹ کو کے پاس تو بڑے کلائنٹس ہی، یعنی بڑی بڑی ٹیکسٹائل یونٹس اور لوگوں کا اتنا سامان ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح کلاس 2.6 میں وہ کہتا ہے کہ سیکشن 13 کو بھی امینڈ کریں گے تاکہ اس میں یونیفارمٹی اور کلیئرٹی آ جائے ریگارڈنگ یہ پبلک بانڈڈ ویئر ہاؤس کا لائسنس، اور فیوچر میں کوئی بھی انیشیٹو گورنمنٹ ایشو کرتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی پاور ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کے لیے، SMEs کے لیے، تو اس کو جو ہے نا وہی فیسلٹی اور وہی بینیفٹ حاصل ہو جو بڑے امپورٹر اور ایکسپورٹر کو۔ ایسے امپورٹرز ہیں جو اربوں روپے کا سامان منگاتے ہیں، اور آبویسلی پھر اس مطابق ان کے ہزاروں کنٹینر سال میں آ رہے ہوتے ہیں پاکستان میں، اور پاکستان کی مختلف ایریاز میں جا رہے ہوتے ہیں، تو جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ہو سکتا ہے وہ سال کے صرف 2-4 کنٹینر منگائے، اور وہ بھی تھوڑے تھوڑے کر کے، تو وہاں گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتی ہے۔ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کو امپورٹ کرنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ تو امپورٹ کرنے کی اس لیے ضرورت ہوگی کیونکہ میڈ ان پاکستان کا برانڈ تبھی کامیاب ہوگا جب SMEs جو ہے نا، جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں، وہ ورلڈ کلاس پروڈکٹس بنائیں گے، اور ورلڈ کلاس پروڈکٹس کے لیے ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کے پاس ورلڈ کلاس لیبر ہو بھی، جیسے سیالکوٹ میں ہے آپ کے پاس فٹ بال اور سرجیکل انسٹرومنٹ اور کاٹن اور ٹیکسٹائل کے حوالے سے، تو ورلڈ کلاس را مٹیریل شاید آپ کے پاس نہ ہو، ورلڈ کلاس کنسلٹنٹس نہ ہو، تو وہاں پہ انٹرنیٹ ہو گیا اور یہ سب چیزیں کام آتی ہیں۔ تو SMEs کو کافی محنت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایک دفعہ پاکستان میں انہوں نے ورلڈ کلاس پروڈکٹس بنانا شروع کر دیا، چاہے وہ چاکلیٹ ہے، چاہے وہ ٹاولز ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہے، تو
آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ وہ اسمال اینڈ میڈیم نہیں رہے گا، بلکہ وہ ایک لارج بزنس بن جائے گا.